In this session, we will discuss UPSC Economics PYQ of 2018 for Civil Services Examination. 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स सेक्शन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अबाउट 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी मैनेज करता है। स्टेटमेंट 2, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज टी बिल्स और ट्रेजरी बिल्स ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट टी बिल्स इशू नहीं कर सकती। स्टेटमेंट 3, treasury bills offer are issued at a discount from the par value. This statement is also correct because treasury bills जो होते हैं ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। वह स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट because the RBI manages the public debt of both the central and state government. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पब्लिक डेप्ट है आरबीआई दोनों को ही मैनेज करता है। While statement 2 is correct, only the central government issue treasury bills or T-bills, while state issue state developmental loan SDLs। ट्रेजरी बिल्स इशू करने का जो राइट है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ओनली SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू कर सकते हैं। वह स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। T-bills are zero coupon securities, meaning they are issued at a discount and redeemed at face value. T-bills जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं बिकॉज ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पर इन्हें रिडीम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, गैक्सा इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन 2014। गैक्सा 2014 में न्यूयॉर्क में हुए क्लाइमेट समिट का आउटकम है। यस, दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, membership of गैक्सा does not create any binding obligation। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज कोई भी कंट्री अगर गैक्सा का मेंबर कंट्री है देन उसके लिए कोई बाउंडिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं होते। दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गैक्सा। दिस इज रॉन्ग बिकॉज गैक्सा के क्रिएशन में इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। While India is a member of many global climate initiatives, it was not instrumental in the creation of GEXA। इंडिया गैक्सा के क्रिएशन का इंस्ट्रूमेंटल नहीं रहा है, इट मीन्स ये इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं रहा है। द अलायंस इज वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग। ये अलायंस वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द एडीएम्स इन इंडिया। इनमें से ऑल एटीएम्स को कौन लिंक करता है। करेक्ट आंसर इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई manages the national financial switch which is the larger network of shared automated teller machine ATMs in India। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस को मैनेज करता है। एनएफएस इंडिया में ऑल एटीएम को कंबाइन करने वाला एक लार्जेस्ट नेटवर्क है। मोर अबाउट एनपीसीआई। एनपीसीआई से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। एनपीसीआई इज द स्पेशलाइज्ड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में रिटेल पेमेंट को ऑपरेट करने वाला एंड सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। Established in 2008, Indian Initiative of the RBI and Indian Banks Association (IBA), NPCI
2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये एक इनिशिएटिव था। स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट एंड रोल ऑफ एनपीसीआई इन डिजिटल इकोनॉमी। एनपीसीआई का क्या स्ट्रक्चर है, इसके क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, डिजिटल इकोनॉमी में एनपीसीआई का क्या रोल है, की आइडेंटिटी एंड स्ट्रक्चर, लीगल स्टेटस। India known for profit company incorporated under Section 25 of Company Act 1956, now Section 8 of the Companies Act 2013। एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट की गई है। बट नाउ ये जो एक्ट है अब अमेंड किया जा चुका है और कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंडर इसको मेंशन किया गया है। ओनरशिप originally promoted by 10 major banks including SBI, PNB, Canara, HDFC, ICI, now include over 60 people and private sector bank। इनिशियली 10 मेजर बैंक इसके मेंबर हुआ करते थे जिसमें SBI, PNB, कनाडा, HDFC, ICI हुआ करते थे। प्रेजेंट में मोर देन 60 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इसके मेंबर हैं। गवर्निंग एक्ट, it was authorized by the RBI under the Payment and Settlement System Act 2007। एनपीसीआई को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर आरबीआई के द्वारा इसको ऑथराइज किया गया है। वुले और सब्सिडरीज, एनपीसीआई के कुछ और सब्सिडरीज हैं, इट मीन्स इसके कुछ सब ब्रांचेज हैं सच एज एनआईपीएल, एनबीबीएल, एनबीएसएल। NIPL means NPCI International Payment Limited, focus on expanding UPI and RuPay globally। यूपीआई एंड रुपए को ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए एनपीसीआई ने एनआईपीएल सेटअप किया। एनपीआईएल मींस नेशनल पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट एनबीबीएल, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, मैनेज द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इंडिया में भारत बिल पेमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए एनपीसीआई ने एनबीबीएल सेटअप किया। इट मीन्स भारत बिल पे लिमिटेड ये इसकी सब कंपनी है। नेक्स्ट एनबीएसएल, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, फोकस ऑन द भीम एप्लीकेशन इकोसिस्टम। भीम एप्लीकेशन इकोसिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए एनपीसीआई ने एनबीएसएल भीम सर्विसेज लिमिटेड लॉन्च किया। कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, NPCI has developed several made-in-India technologies that have revolutionized financial inclusion। NPCI ने several मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसने इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को रिवॉल्यूशनाइज किया। कुछ यहाँ पर मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी सच एज यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस, एईपीएस, एनईटीसी, बीबीपीएस, एनएसीएच, आरयूपीआई, ये कुछ मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को रेवोल्यूशनाइज किया। इन सभी की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आईएमपीएस मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एनईटीसी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, फास्टैग दिस इज अ ब्रांड नेम कंबाइनिंग फास्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक टैग, बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ई रुपये इलेक्ट्रॉनिक रुपये और डिजिटल वाउचर। ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्सिडरी एक्रोनिम्स, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनआईपीएल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनबीबीएल एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, एनबीएलएसएल एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, बीएचआईएम भारत इंटरफेस फॉर मनी। रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। रिसेंट डेवलपमेंट, एनपीसीआई से रिलेटेड रिसेंट डेवलपमेंट क्या रहे हैं? यूपीआई वन वर्ल्ड, ग्लोबल एक्सपेंशन, ट्रांजैक्शन माइलस्टोन। यूपीआई वन वर्ल्ड, a specialized wallet service extended to international delegates and visitors from over 40 countries, allowing them to interference India's real-time payment ecosystem without a local bank account। इंडिया ने
यूपीआई वन वर्ल्ड एक वॉलेट सर्विस इंटरनेशनल डेलीगेट्स एंड विजिटर्स के लिए स्टार्ट किया है, और अबाउट 40 कंट्रीज से ज़्यादा के लोगों के लिए यहाँ पर अब विदाउट अकाउंट वॉलेट सर्विस यूपीआई वन वर्ल्ड के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। सिग्निफिकेंस फॉर सिविल सर्विसेज, एनपीसीआई का सिविल सर्विसेज के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल सॉवरेनिटी, गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that depositors may incur if the account holders fail to repay dues. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वो अमाउंट होती है जिसको हर बैंक को अपने फंड में से मेंटेन करना होता है, सो दैट इन फ्यूचर आने वाले लॉस को ऑफसेट किया जा सके। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मीन्स कोई भी ऐसा बैंक के द्वारा एक ऐसा अमाउंट फिक्स करके रखा जाता है अपने टोटल फंड में से, जिससे फ्यूचर में अगर डिपॉजिटर्स ज़्यादा डिमांड करना चाहते हैं, या फिर कभी कभी बैंक को भी कुछ क्राइसिस फेस करने होते हैं, उस टाइम पर इस मनी का यूज किया जा सकता है। CAR is decided by each individual bank. This is wrong because each individual bank capital adequacy ratio और CAR को डिसाइड नहीं कर सकता। So correct answer is A. Only one statement इसका correct है। So let's discuss in detail. CAR is indeed a cushion to protect depositors. डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक क्वेश्चन की तरह वर्क करता है। However, statement 2 is incorrect because CAR is mandated by the central bank in accordance with Basel norms, not by individual banks. About the capital adequacy ratio, capital adequacy ratio और CAR से related कुछ important points हम यहाँ पर discuss करेंगे। CAR, also known as the capital risk weighted assets ratio, is a critical metric used by regulators to monitor a bank's financial health. It measures banks' available capital as a percentage of its risk-weighted credit exposure. Essentially, CAR ensures that a bank has a sufficient cushion to absorb a reasonable amount of loss before it becomes insolvent and loses depositors' fund. The formula: the ratio is calculated by dividing the bank's capital by its risk-weighted assets. कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अगर फाइंड करना है तो इसमें बैंक का जितना भी कैपिटल है, उस कैपिटल को अगर रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, देन हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, टायर वन कैपिटल प्लस टायर टू कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स RWA। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का क्या कंपोनेंट होता है, टायर वन कैपिटल क्या होता है, टायर टू कैपिटल क्या होता है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स गिवन है। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या क्या होते हैं? नॉट ऑल एसेट्स कैरी द सेम लेवल ऑफ रिस्क। रेगुलेटर्स असाइन रिस्क वेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स एंड एसेट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड एसेट्स के लिए रेगुलेटर्स रिस्क वेट डिफरेंट तरीके से गिवन करते हैं, और ऑल एसेट्स ऐसा नहीं है कि सेम टाइप का या सेम लेवल का रिस्क कैरी करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड एसेट्स के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनका रिस्क वेट डिफरेंट होता है, सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड, होम लोन्स, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड यूजुअली असाइन 0% रिस्क वेट बिकॉज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज एक्सट्रीमली लो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इन पर 0% रिस्क वेट होता है बिकॉज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट यहाँ पर एक्सट्रीमली लो है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स एश्योर रहते हैं कि गवर्नमेंट फेलियर तो हो नहीं सकता, और उसको कहीं ना कहीं पब्लिक से टैक्स टेकिंग करके उसको पेमेंट करना ही है। नेक्स्ट, होम लोन ऑफन असाइन 50% टू 75% रिस्क वेट। होम लोन जो होते हैं इन पर 50 टू 75% रिस्क वेट होता है। नेक्स्ट, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ऑफन असाइन 100% टू 150% रिस्क वेट ड्यू टू हायर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी।
अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड जितना भी होता है, इन पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। अबाउट 100%, 150% तक इनके साथ रिस्क कनेक्टेड होता है। By using RWA instead of total assets, the car provide a more accurate picture of a bank's vulnerability based on the actual riskiness of its portfolio. Why is a car important? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्यों इम्पोर्टेंट है? सॉल्वेंसी एंड स्टेबिलिटी, डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन के लिए, बासेल अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो किस तरह से फाइंड किया जाता है, उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करेंगे। Imagine a bank has tier 1 capital $10 billion, tier 2 capital $5 billion, risk weighted assets $100 billion. The calculation would be यहाँ पर tier 1 और tier 2 assets को ऐड कर देंगे अपॉन यहाँ पर risk weighted assets कर देंगे और ये 0.15 और 15% आ गया। Since 15% is well above the Basel third requirement of 8%, this bank would be considered well capitalized and stable. Question number 5. Consider the following items: cereal grains hulled, chicken egg cooked, fish processed and canned, newspaper containing advertising material. Which of the above items are exempted under GST? कौन कौन सा आइटम्स हैं जो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट किए गए? 2018 का क्वेश्चन है, बट ये लिस्ट हो सकता है कि अभी चेंज हो गया, बट ये जितने भी चीजें हैं आज भी ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं। सीरियल ग्रेन हर्ड, चिकन एग कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैन, ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड नहीं है। न्यूज़पेपर चाहे वो एडवर्टाइजिंग मटेरियल कंटेंट करता है या एडवर्टाइजिंग मटेरियल कंटेंट नहीं करता है, ये अभी भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। सो करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। At the time of 2018 exam, fresh unprocessed food items like hulled cereal grain and eggs were exempt. Canned fish is a processed item and attract GST. Newspaper, even with ads, are also exempt from GST. आइटम विद नॉट जीएसटी, नो जीएसटी। प्रेजेंट में एडमिन 2026 में किन किन आइटम्स पर कितना जीएसटी इम्पोज किया गया है, इससे रिलेटेड हम इसका फुल डिस्कस करेंगे। आइटम्स विद नो जीएसटी, कितने आइटम्स हैं या कौन कौन से आइटम्स हैं जिस पर 0% जीएसटी है? दीज आर प्राइमरी एसेंशियल गुड्स, एजुकेशनल मटेरियल एंड लाइफ सेविंग सर्विसेज, फ्रेश फूड सच एज मिल्क, कर्ड, लस्सी, एग्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये वो आइटम है जिन पर 0% जीएसटी है। ग्रेन्स, अनब्रांडेड एंड नॉन पैक्ड राइस, व्हीट एंड पल्सेस, एजुकेशन, स्कूल बुक, नोटबुक, मैप्स, चार्ट एंड ग्लोब्स, न्यूली एग्जेम्प्टेड टू सपोर्ट लर्निंग। हेल्थ, लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ये सब 0% जीएसटी के अंडर हैं। इट मीन्स इन पर पीपल को अब कोई जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है। मिसलेनियस कुछ और भी आइटम हैं जिन पर 0% जीएसटी है। ब्रेड, सॉल्ट, जगरे, न्यूज़पेपर एंड हैंडलूम प्रोडक्ट, सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज मेट्रो, ऑटो रिक्शा एंड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, जनरल अकाउंट, ये भी 0% जीएसटी के अंडर आती है। दिल्ली मेट्रो या इंडिया में कोई भी मेट्रो चल रही है या ऑटो रिक्शा, यहाँ भी जीएसटी 0% है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है सभी पर 0% जीएसटी है। न्यूज़पेपर, हैंडलूम प्रोडक्ट, जगरी, सॉल्ट, ब्रेड, सभी पर 0% जीएसटी है। आइटम्स विद जीएसटी विद 5%, किन किन आइटम्स पर 5% जीएसटी है? आइटम दैट वर प्रीवियसली इन 12 और 18 ब्रैकेट हैव बीन मूव्ड हियर। प्रीवियसली जिन आइटम्स पर 18 और 12% जीएसटी हुआ करता था, उन पर अब 5% जीएसटी है, सच एज डेली एसेंशियल्स, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, डेयरी एंड किचन, बटर, घी, चीज एंड पैक्ड स्नैक्स, नमकीन, भुजिया, मेडिकल आइटम्स सच एज डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर्स एंड करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, एग्रीकल्चर सच एज फर्टिलाइजर एंड ट्रैक्टर, इन पर अभी भी 5% जीएसटी है। सभी आइटम है जिन पर 5% का जीएसटी अभी भी लेवी किया जाता है। 18% जीएसटी किस किस आइटम्स पर लेवी किया जाता है? मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न सर्विसेज फॉर हेयर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आइटम्स हैं या मॉडर्न सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले आइटम्स हैं, इन सभी पर अबाउट 18% जीएसटी लेवी किया जाता है।
गैजेट्स सच एज लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टेलीविजन, ये सब टेलीविजन स्पेशली यहाँ पर अबाउ 32 इंच की बात की जा रही है, एंड यहाँ पर 18% जीएसटी पे करना होता है। होम अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर, एसी एंड डिश वॉशर्स, पहले इन पर 28% जीएसटी हुआ करता था, अब इसको 18% स्लैब में रखा गया है। सर्विसेज सच एज रेस्टोरेंट सर्विस, टेलीकॉम एंड इंटरनेट, इन सभी पर 18% जीएसटी है। हम जो डाटा यूज कर रहे हैं, वाईफाई या सिम डाटा जो भी यूज कर रहे हैं, इस पर हमें 18% जीएसटी देना होता है। द लग्जरी एंड सिन आइटम्स अबाउट 40% जीएसटी, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जहां पर 40% तक जीएसटी हमें गिवन करना होता है। A new hard breaker for luxury and health detrimental items such as beverages. Beverages में aerated drink, carbonated fruit juice and caffeinated drinks आती हैं। Automobiles, luxury, car and premium motorcycle, tobacco, cigarette, पान मसाला and smoking pipes, entertainment, online gaming and betting services। जितने भी एरेटेड ड्रिंक होते हैं या कार्बोनेटेड फ्रूट जूस या कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, कार वगैरह हैं, मोटरसाइकिल है, सिगरेट है, स्मोकिंग पाइप्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, बैटिंग सर्विसेज हैं, सभी पर हमें 40% तक जीएसटी गिवन करना होता है। ओल्ड जीएसटी क्या था, न्यू जीएसटी क्या है, उससे रिलेटेड टेबल है। नोटबुक एंड मैप्स पर पहले 12% जीएसटी था, प्रेजेंट में 0% जीएसटी है। हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले 18% जीएसटी हुआ करता था, प्रेजेंट में 0% जीएसटी है। सोप एंड शैम्पू थर्ड 18% जीएसटी हुआ करता था, प्रेजेंट में 5% जीएसटी। लैपटॉप एंड फोन्स पहले 18% था, अभी भी 18% ही है। एयरेटेड ड्रिंक पहले 28% जीएसटी था, अब 40% जीएसटी हो चुका है। नोट, जीरो रेटेड आइटम्स आर डिफरेंट फ्रॉम एग्जम्प्ट आइटम्स। जीरो रेटेड आइटम्स जो होते हैं वो एग्जम्प्ट आइटम्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वाइल बोथ हैव नो टैक्स फॉर द बायर, दोनों ही केस में बायर को टैक्स गिवन नहीं करना होता है। बिजनेस कैन ओनली क्लेम टैक्स रिफंड ऑन जीरो रेटेड एक्सपोर्ट। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट जितना भी होता है, इस पर बिजनेसमैन चाहे तो रिफंड क्लेम कर सकता है, बिकॉज जीरो रेटेड आइटम्स जो होते हैं ये मेनली एक्सपोर्ट किया जाता है, और इस पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस पर जो जीएसटी इम्पोज किया गया है, अगर इस आइटम का फॉरेन कंट्री में ट्रेड किया जाता है, देन इस आइटम के जीएसटी को रिफंड कर दिया जाता है, बिजनेसमैन क्लेम कर सकते हैं। बट यही आइटम अगर अपने ही कंट्री में सेल किया जाता है, देन इस आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी टैक्स गिवन किया गया है, उस टैक्स को रिफंड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ commodity is provided free to the public by the government, then correct answer is C. The opportunity cost is transferred from the consumer of the product to the tax paying public। कोई कमोडिटी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, देन उस कमोडिटी का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो टैक्स पेइंग पब्लिक से कंपेंसेट किया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेवर जीरो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है। पीपल को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज मिल रही है, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपीज पर गिवन कर रही है। इवन इफ अ सर्विस इज फ्री टू द यूजर, द रिसोर्स यूज्ड कुड हैव बीन यूज्ड एल्सवेयर। द कॉस्ट ऑफ दोज रिसोर्सेज इज बोर्न बाय द टैक्स पेयर हु फंड द गवर्नमेंट। ये जो कंपेंसेट किया जाता है इसको एक तरीके से है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टैक्स पेयर को बोर्न करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act, consider the following statement। FRBM Act से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, the FRBM Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government। FRBM रिव्यू कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें FRBM रिव्यू कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो डेप्ट टू जीडीपी रेशो होना चाहिए वो 2023 तक 60% तक रिड्यूस होना चाहिए,
40% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंड 20% स्टेट गवर्नमेंट के लिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी as compared to that of 49% of GDP of state government. This statement is wrong because यहाँ पर जो डाटा गिवन है अपोजिट है। 21% ऑफ जीडीपी जो लाइबिलिटी है, डोमेस्टिक लाइबिलिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट की है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की 49% तक स्टेट गवर्नमेंट का कंपेयर में ज्यादा होती है। तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if the former is indebted to the latter। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई लोन रेज करना है देन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन टेकिंग करनी पड़ सकती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल। Why statement 1 is correct? Based on the encassing committee recommendations, the FRBM review committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for general government by 2023, comprising 40% for central government and 20% for the state government. Why statement 2 is incorrect? Historically, the central government liabilities have been significantly higher than the state. Central debt was 46 to 49%, while state were 21 to 23%. Why statement 3 is correct? Under Article 293C of the Constitution, as per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if the former is indebted to the latter. More about FRBM Act। FRBM एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Enacted in 2003, designated to institutionalize financial discipline, reduce the country's fiscal deficit, and improve macroeconomic management. Core objectives: intergenerational equity, fiscal stability, transparency, coordination. Intergenerational equity, ensuring that the current generation does not leave a mountain of debt for the future। FRBM इंश्योर करता है कि करंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए माउंटेन ऑफ डेब्ट लीव ना करे। फिजिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय लिमिटिंग गवर्नमेंट बोरोइंग। ट्रांसपेरेंसी, मैंडेटिंग द गवर्नमेंट टू बी मोर ट्रांसपेरेंट इन इट्स फिजिकल ऑपरेशंस। ये मैंडेट करता है कि गवर्नमेंट फिजिकल ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट रखे। कोऑर्डिनेशन, बेटर अलाइनमेंट बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। की मैंडेटेड डॉक्यूमेंट, इसके कुछ मैंडेटेड डॉक्यूमेंट हैं सच एज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। ये जितने भी पॉइंट्स हैं एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ये 4 स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो हैं पार्लियामेंट के बिफोर रखने होते हैं। The moving target, the FRBM Act has been amended several times, most notably in 2018 following the encassing committee recommendation। फिजिकल डेफिसिट ओरिजिनल गोल इसका क्या था, रिवाइज्ड टारगेट इसके क्या रहे, उससे रिलेटेड ये टेबल गिवन है। द एस्केप क्लॉज क्या है इसके अंडर, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स FRBM से रिलेटेड रिसेंटली क्या क्या इसके अंदर एक्शंस टेकिंग किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर्स। ऑल सेक्टर्स में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनमें से किसका इनिशिएटिव रहा है। करेक्ट आंसर इज ए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल 2018 ने ऑल सेक्टर्स के लिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर फिक्स किया है। The government amended the Industrial Employment Center rules in 2018 to extend the facility of fixed-term employment to all sectors. This allows companies to hire workers for a specific period without the mediation of contractors. Question number 9. Which of the following best describe the term merchant discount rate, sometimes seen in news? Merchant discount rate को बेस्ट तरीके से
को डिस्क्राइब करता है? करेक्ट आंसर इज बी। अमाउंट पेड बाय मर्चेंट टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मर्चेंट के द्वारा बैंक को पे किया गया वो अमाउंट है जो मर्चेंट ने उस बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू कस्टमर से एक्सेप्ट किया है। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। Merchant discount rate is the fee that a merchant pay to bank for the privilege of using their card processing services. It is usually shared between the bank that issued the card, the bank that installed the POS machine, and the network provider like Visa, Mastercard, or Rupee. Question number 10. With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statement. पब्लिक सेक्टर के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। दिस इज रॉन्ग बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया है वो स्टेडीली इंक्रीज नहीं हुआ है लास्ट डिकेड में, बिकॉज कोविड जो प्रॉब्लम रहा है कोई भी स्टेडीली इंक्रीज इकोनॉमिक्स में अगर ये फ्रिज आता है देन ज्यादातर चांस है कि स्टेटमेंट गलत ही होगा। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर द गवर्नमेंट हैज मर्ज्ड मैनी ऑफ देम इनटू लार्जर एंटिटीज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऑर्डर में लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बैंक्स को लार्जर एंटिटीज के साथ मर्ज किया है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। Why statement 1 is incorrect? Because capital infusion has been fluctuating, not steadily increasing. Why statement 2 is correct? Government initiated several mergers. For example, State Bank of India associates and later mega mergers to create a stronger, more competitive global size banks. Question number 11. Consider the following statement. The quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years. This statement is correct because imported edible oil का जो quantity है वो domestic production से larger है. This is correct. Statement second. Government does not impose any custom duty on all the imported edible oils as a special case. This statement is wrong because all imported edible oil पर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी टाइम टू टाइम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग इम्पोज कर सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 60 to 70% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट। ओवरऑल एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट का अबाउट 60 to 70% इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है अदर कंट्री से। Statement second is incorrect. The government frequently adjusts custom import duties to protect domestic farmers and manage inflation. Domestic farmers को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कस्टम एंड इंपोर्ट ड्यूटीज को फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 12. With reference to the rule of law index, which of the following has released it? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है? करेक्ट आंसर इज डी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। So let's discuss in detail. The World Justice Project is an independent, multidisciplinary organization working to advance the rule of law worldwide. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल ऑफ लॉ को नेशन वाइड एडवांस करने के लिए वर्क करता है। It publishes the index based on factors like constraint on government power, absence of corruption, and fundamental rights. More about World Justice Project Rule of Law Index. इस क्वेश्चन के अंदर हम वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। Rule of Law Index is the world's leading source for original independent data on the rule of law. वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ का क्या स्टेटस है
उससे रिलेटेड ये ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट डाटा पब्लिश करता है। The 2025 report reveals a significant global trend. For 8 consecutive years, the rule of law has declined in a majority of countries. 2025 की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 consecutive years से मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज के अंदर रूल ऑफ लॉ डिक्लाइन हुआ है। 2025 की फाइंडिंग्स, द लार्जेस्ट डाटा शो दैट द ग्लोबल रूल ऑफ लॉ रिसेशन इज डीपनिंग। ग्लोबल रूल ऑफ लॉ रिसेशन डीपन हो रहे हैं। ग्लोबल डिक्लाइन, अबाउट 68% ऑफ कंट्रीज सर्वेड सो देयर रिवील ओवरऑल रूल ऑफ लॉ स्कोर डिक्रीज्ड इन 2025। जितने भी कंट्रीज का रूल ऑफ लॉ के रिस्पेक्ट में सर्वे किया गया, इनमें से 68% से ज़्यादा कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ स्कोर 2025 में डिक्रीज हुआ है। प्राइमरी ड्राइवर्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। Primary drivers: the decline is largely attributed to rising authoritarianism, weakening of executive constraints, and shrinking civic space. Judicial independence: core safeguard for judicial independence weakened in a majority of countries, reducing the judiciary's ability to check government overreach. The 8 factors of index. इंडेक्स के 8 फैक्टर्स क्या क्या हैं? इट मीन्स ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इस्टेब्लिश किया जाता है या मेकिंग किया जाता है, इस रूल ऑफ लॉ के क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है? नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट ऑन द गवर्नमेंट पावर, नंबर ऑफ एब्सेंस ऑफ करप्शन, नंबर 3 ओपन गवर्नमेंट, नंबर 4 फंडामेंटल राइट्स, नंबर 5 ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, नंबर 6 रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, नंबर 7 सिविल जस्टिस, नंबर 8 criminal justice. 2025 global ranking. The index ranked 143 countries and jurisdictions on a scale from 0 to 1, where 1 indicates the strongest adherence to the rule of law. 2025 का जो ग्लोबल रैंकिंग रहा है उसमें अबाउट वर्ल्ड के 143 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। एंड इसमें जो स्केल होता है वो 0 से 1 होता है। 1 के नियर जो नंबर होगा, इट मीन्स वहाँ पर रूल ऑफ लॉ गुड होगा, और जहाँ भी 0 के क्लोजर ये नंबर है, स्कोर है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो होगा वो वेरी बैड होगा। रैंक 1 2025 में डेनमार्क को मिला, इसका स्कोर 0.9 रहा है। कंसिस्टेंटली टॉप रैंक, इसका कंसिस्टेंटली टॉप रैंक शो हो रहा है। रैंक 2 पर नॉर्वे, रैंक 3 पर फिनलैंड, यूएस 27th रैंक, इंडिया 86th रैंक, फेल 6 प्लेसेस। इससे पहले इंडिया को 80th रैंक मिला था और ये 6 रैंक डाउन हुआ है। इसी तरह से चाइना एंड वेनेजुएला का रैंक भी यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है? करेक्ट आंसर इज ए, इट इज मेजर्ड इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर। 1 टन CO2 का एमिशन होने से जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, इसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, दिस इज नोन एज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो होता है, इसको मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किया जाता है किसी पर्टिकुलर ईयर में। एवरी 1 टन ऑफ CO2 कार्बन एमिशन की वजह से जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, दिस इज नोन एज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। The social cost of carbon is an estimate of the economic damage that would result from emitting 1 ton of carbon dioxide into the atmosphere. It helps policymakers weigh the cost of climate change against the cost of reducing emissions. Question number 14. Consider the following statement. Statement 1. The Foreign Exchange Management Act 1999 was passed to consolidate and amend the law related to foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payment. This statement is correct because 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA ने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो अवेलेबल रूल था ओल्ड, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए फेमा एक्ट लाया गया, सो दैट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। दिस इज करेक्ट।
Statement 2. The Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) was passed to prevent money laundering and to provide for confiscation of property derived from or involved in money laundering. This statement is also correct. 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर्टी को, इस तरह की प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग से टेकिंग की गई है, उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनेक्ट किया गया. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज बी, सी. बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. So let's discuss in detail. Both statements are correct. FEMA replaced the more restrictive FARA Act to move from regulation to management of foreign exchange. फेमा एक्ट ने फेरा एक्ट को रिप्लेस किया. फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. बिकॉज फेरा एक्ट जो था वो उसमें रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और इसको फेमा एक्ट के साथ रिप्लेस करके इसमें फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया, रेगुलेशन को थोड़ा लाइट किया गया. PMLA is the primary legal framework in India to combat the laundering of money generated from illegal activities. इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू जो भी मनी जनरेट की गई है, उस मनी को लॉन्डर उस मनी को कॉन्फिस्केट करने के लिए एंड मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेटअप किया गया. मोर अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इट रिप्लेस द ओल्डर मोर ड्रैकोनियन फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम रेगुलेटिंग टू मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा एक्ट ने ओल्ड लेजिस्लेशन फेरा एक्ट को रिप्लेस किया. फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का एक्ट है, और इसके थ्रू जो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था पहले, इसको अब लाइट करके मैनेजिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया. कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट: फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, ये एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है. ऑर्डरली डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन की प्रोविजंस एंड क्लासिफिकेशन. FEMA divided transactions into two main categories. FEMA transactions को टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता है. नंबर 1 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल इस टेबल के अंदर गिवन है. FEMA versus FARA. Nature of offenses. Under FARA, violations were criminal offense. Jail was common. FARA के अंडर violations common offenses थे, jail common थे. Under FEMA, they are civil contraventions. Penalties are monetary. FEMA के अंदर ये अब सिविल कॉन्ट्रावेंशंस हैं, पेनल्टी अब यहाँ पर मॉनिटरी है, जेल यहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है. रोल ऑफ RBI. Under FEMA, you need RBI permission for almost everything. Under FEMA, the RBI provide general guidelines and authorized dealer banks handle the approvals. FERA के अंडर आपको एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग के लिए RBI का परमिशन टेकन करना होता था. FEMA के अंदर अब RBI ने ओनली जनरल गाइडेंस रिलीज किए हैं, और ऑथोराइज्ड डीलर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर गिवन की हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस. FEMA define a person resident in India based on the number of days stayed 182 days or more in the preceding financial year rather than just citizenship. FEMA के अंदर ही पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया डिफाइन किया गया. कोई भी पर्सन अगर 182 डेज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर लिविंग किया है इंडिया के अंदर, देन उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहा जा सकता है, और ये FEMA एक्ट के अंदर ही डिफाइन किया गया है. इन्फोर्समेंट ऑन ऑथोरिटीज. FEMA का इन्फोर्समेंट एंड ऑथोरिटीज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द प्राइमरी रेगुलेटर दैट ड्राफ्ट द रूल फॉर फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो ड्राफ्ट रूल रेगुलेट करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ED, द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द एक्ट. इस एक्ट का अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है
उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए ईडी रिस्पॉन्सिबल है। Appellate Tribunal provide a mechanism for individual or companies to appeal against order of ED। ईडी के ऑर्डर के अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी अपील कर सकता है। इसके लिए एक मैकेनिज्म यहाँ पर एपेलेट ट्राइब्यूनल के थ्रू सेटअप किया गया है। व्हाई इट मैटर फॉर यूपीएससी इकोनॉमी? फेमा एक्ट यूपीएससी इकोनॉमी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एफडीआई पॉलिसी, रुपी कन्वर्टेबिलिटी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये सब पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्विक फैक्ट चेक फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स गिवन हैं। FEMA applies to whole of India and also to all branches, office and agencies outside India owned or controlled by a person resident in India. Penalty: if someone contravenes FEMA, the penalty can be up to 3 times the sum involved if quantifiable or 2 lakh if not quantifiable. More about the Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। PMLA Act 2002 is a criminal law enacted to prevent money laundering and provide for the confiscation of property derived from or involved in money laundering. PMLA is more stringent than FEMA. FEMA deal with civil contraventions. PMLA deal with serious criminal offenses. Objectives of Act: PMLA एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रिवेंट एंड कंट्रोल, टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिंग डर्टी मनी, कॉन्फिस्केशन एसेट्स, इंटरनेशनल अलाइनमेंट। द 3 स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर क्या क्या आ सकता है? PMLA is designed to intercept money at any these 3 stage: placement, moving illegal fund into the formal financial system, for example small cash deposits; layering, creating complex layer of financial transactions to hide the source such as wire transfer across multiple accounts. Next, integration, making the laundered money appear litigation by investigating it in the real estate or luxury assets. Key concept and definition। PMLA के अंदर की concept and definitions क्या क्या है? Scheduled offense: PMLA only applies if a predicate offense listed in Schedule A, B, or C of the Act has been committed first. These include corruption, drug trafficking, terrorism, and human trafficking. प्रोसीड ऑफ क्राइम, रिपोर्टिंग एंटिटीज, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इन्फोर्समेंट ऑथोरिटीज इसका क्या क्या है? ईडी, द स्पेशल एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है वो ईडी का है, और ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, एजुकेटिंग अथॉरिटी, ये भी इसको इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पावर एंड पनिशमेंट, द पीएमएलए प्रोवाइड ईडी स्ट्रिंजेंट पावर विच आर ऑफन डिबेटेड इन लीगल सर्कल्स। राइगोरस बेल कंडीशंस इसके अंदर हैं। कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। 180 डेज तक कॉन्फिस्केशन किसी भी प्रॉपर्टी का किया जा सकता है। पनिशमेंट 3 to 7 ईयर्स तक का हो सकता है। क्रिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, यहाँ पर मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट सेट किए गए हैं। पेमा एंड पीएमएलए के बीच क्या डिफरेंस है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंद्रधनुष प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंद्रधनुष प्लान का क्या पर्पस था? करेक्ट आंसर इज ए, रिवैम्पिंग द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक के जो फंक्शनिंग है उनको रिवैम्प करना इंद्रधनुष प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। दिस इज अ क्लासिक यूपीएससी ट्रैप। while mission Indradhanush is for immunization, the Indradhanush plan, mission Indradhanush for PSBs, was launched to revamp public sector banks through 7 pillars। मिशन इंद्रधनुष और इंद्रधनुष प्लान दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड मिशन है। इंद्रधनुष प्लान पीएसबी के रिवाइवल से रिलेटेड है। पब्लिक सेक्टर बैंक को रिवैम्प इसके थ्रू किया जाता है। 7 पिलर्स इसके हैं: अपॉइंटमेंट, बोर्ड ऑफ ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, डी स्ट्रेसिंग, एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। डिफरेंस बिटवीन मिशन इंद्रधनुष एंड इंद्रधनुष प्लान। इंद्रधनुष प्लान बैंकिंग से रिलेटेड है, मिशन इंद्रधनुष हेल्थ से रिलेटेड है।
फीचर मिशन इंद्रधनुष एंड इंद्रधनुष प्लान। सेक्टर मिशन इंद्रधनुष हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। इंद्रधनुष प्लान बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री मिशन इंद्रधनुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इंद्रधनुष प्लान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च किया गया था। इंद्रधनुष प्लान 2015 में लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का कोर ऑब्जेक्टिव टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इंद्रप्रस्थ प्लान का कोर ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इम्प्रूव देयर इन्फोर्समेंट। एंड मिशन इंद्रधनुष का जो टारगेट ग्रुप है चिल्ड्रन है एंड स्पेशली अंडर 2 इयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन मिशन इंद्रधनुष के अंदर कंप्राइज की गई है। इंद्रधनुष प्लान जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो एनपीए से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए है। फोकस एरिया कवरेज अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंशन डिसीज सच एज पोलियो measles हेपेटाइटिस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू टेकल बैड लोन्स। और इस तरह से यहाँ पर इन दोनों का बिटवीन डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज प्रधानमंत्री फसल कौशल विकास योजना ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ये अंदर आता है। Statement 1 is wrong. Statement 2. It, among other things, will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial and digital literacy. This is correct. Statement 3. It aims to align the competence of the unregulated workforce of country of the national skill qualification framework. This statement is also correct. So let's discuss in detail. So correct answer is C. 2 or 3 statement correct है. Why statement 1 is incorrect? Because PMKVY is the flagship scheme of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, not Labor. Why statement 2 and 3 are correct? As the scheme emphasizes both technical training and life skill while bringing informal skill under the formal ANSQF certification. More about प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। PMKVY is the flagship scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. It was launched in 2015 with a vision of making India the skill capital of the world. Currently, the scheme is in its fourth phase, PMKVY 4.0 from 2022 to 2026, which has been designed to align with the National Education Policy 2020. Key objectives of PMKVY skill certification to provide industry relevant skill training to large number of Indian youth, employability to help the youth secure a better livelihood by making them job ready, standardization to align skilling with the national skill qualification framework, evolution of PMKVY from 1.0 to 4.0. PMKVY 1.0 2015-16 में रहा। इसका जो फोकस एरिया था वो अवेयरनेस एंड इनिशियल मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ रहा। PMKVY 2.0 2016 to 20 स्केलिंग up and linking with other missions like Made in India। 3.0 2020 to 2022 decentralized approach district level focus during COVID-19। 4.0 2022 to 2026 Industry 4.0 digital skilling and on the job training। कंपोनेंट ऑफ स्कीम PMKVY स्कीम के क्या क्या कंपोनेंट हैं? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, स्पेशल प्रोजेक्ट। व्हाट्स न्यू इन PMKVY 4.0? इसमें न्यू क्या है? फ्यूचर स्किल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्किल इंडिया डिजिटल हब, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इसका क्या है? डेमोग्राफी डिविडेंड, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मोबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। समरी फॉर नोट्स इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। टारगेट स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स और अनएम्प्लॉयड यूथ। करंट फेज PMKVY 4.0 सेंट्रलाइज फोकस ऑन न्यू एज टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। करेक्ट आंसर इज ए। सभी ऑप्शंस का हम
डिटेल डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये जो ऑप्शंस हैं सभी इम्पोर्टेंट ऑप्शन हैं, और इन सभी ऑप्शन के बारे में एडिशनल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द IMF पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ट्वाइस अ ईयर, 1 ईयर में 2 टाइम IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है। इट प्रोवाइड्स एनालिसिस एंड फोरकास्ट फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फोरकास्ट प्रोवाइड करता है, एनालिसिस प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिशेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये यहाँ पर कौन सा रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने IMF, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है उससे रिलेटेड देखा। अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के बारे में यहाँ हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। IMF is an organization of 190 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, and facilitate international trade. Established in 1944 with Bretton Woods Conference alongside the World Bank, जिस टाइम पर वर्ल्ड बैंक बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसी टाइम पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF भी इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज ऑफन रेफर्ड एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। कंट्रीज जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उन कंट्रीज के लिए IMF एक लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर वर्क करता है। कोर मैंडेट एंड फंक्शंस IMF के क्या है, पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, सच एज सर्विलेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, लैंडिंग, गवर्नेंस एंड कोटाज ऑफ IMF से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं। की रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय IMF के द्वारा की रिपोर्ट्स कौन कौन से पब्लिश की जाती हैं, सच एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश ट्वाइस अ ईयर प्रोवाइडिंग ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, जो कि IMF के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दे आर इमरजेंट लैंडिंग विंडो ऑफ द IMF की ये इमरजेंसी लैंडिंग विंडोज हैं। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड फास्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑल मेंबर कंट्रीज फेसिंग एन अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड। बट रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF provide similar support, especially to low-income countries at zero interest rate. Conditionality: IMF loans often come with stringent attached policy reform like reducing fiscal deficit or privatizing state assets to ensure the country becomes stable enough to repay the loan. IMF और वर्ल्ड बैंक के बीच क्या डिफरेंस है, टेबल गिवन है। मोर अबाउट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल गिवन है। Established in 1965, is the UN's global development network focused on eradicating poverty, reducing inequalities, and building resilience to crisis. It operates in over 170 countries and territories, acting as the leading agency for the sustainable development goals. Core strategies area इसके क्या क्या हैं, सब कुछ given है। Prosperity for all, effective governance, crisis resilience, heavy planet, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR जो रिलीज किया जाता है वो इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। और लेटेस्ट फोकस जो रहा है इसका वो एज ऑफ AI पर रहा है। 2025 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसका क्या स्टेटस रहा, उससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यही रिलीज करता है। UNDP इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2025 के की पॉइंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट्स गिवन हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनसाइट रिपोर्ट 2026 क्या है, लेटेस्ट रिलीज रिपोर्ट क्या है इसकी, वो सब गिवन है। स्ट्रेटेजी एक्सेलरेशन UNDP इन इंडिया, इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। मोर अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। बेस्ट नोन फॉर एनुअल मीटिंग इन डावोस स्विट्जरलैंड, सर्व एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। डावोस में इसका एनुअल मीटिंग होता है, डावोस जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। Davos meeting 2026, a spirit of dialogue. The annual meeting took place in January 2026
एनुअल मीटिंग इसका होता है 2026 का जो मीटिंग हुआ जनवरी मंथ में हुआ। की टेक अवेज फोकस्ड ऑन रिबिल्डिंग ट्रस्ट इन अ वोलेटाइल वर्ल्ड। की टेक अवेज इसके क्या क्या रहे, ह्यूमन एडवांटेज, ग्रेट ट्रेड अलाइनमेंट, नेचर कमिटमेंट। की रिपोर्ट रिलीज इन 2026 में इसने क्या क्या रिपोर्ट रिलीज किया उससे रिलेटेड टेबल है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 क्या रहा है, इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स रही हैं वो सब यहाँ पर गिवन है। अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में यहाँ पर डिटेल है। इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन और ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर पर्पज ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट। कैपिटल प्रोजेक्ट परस्यू करने के लिए लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस वर्ल्ड बैंक कुछ लोन्स प्रोवाइड कराता है। एज ऑफ अप्रैल 2026 इट फोकस हैज शिफ्टेड टुवर्ड री-इमेजिंग डेवलपमेंट amidst significant trade disruptions and climate challenges। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक का क्या है, द वर्ल्ड बैंक इज नॉट वन सिंगल बॉडी बट अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक कोई सिंगल बॉडी नहीं है, 5 इंस्टीट्यूशंस का ये ऑर्गेनाइजेशन है। 5 इंस्टीट्यूशंस नंबर IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नंबर IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नंबर 3 IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नंबर 4 मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नंबर 4 ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। की वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशंस, वर्ल्ड बैंक के क्या क्या पब्लिकेशंस रहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यही रिलीज। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is are the possible consequences of the heavy spike in the price of crude oil in the near future। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर हाई होता है देन नियर फ्यूचर इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर, इट में लीड टू अ शार्प इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट, दिस इज करेक्ट, इन्फ्लेशन रेट इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है। नंबर 2, इट में लीड टू एन इंक्रीज इन द करंट अकाउंट डेफिसिट, दिस इज करेक्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है। इट में लीड हुआ डेप्रिशिएशन ऑफ रुपये, यस दिस इज करेक्ट, इससे रुपये का डेप्रिशिएशन हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 ऑल इसके करेक्ट हैं। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। इंडिया इम्पोर्ट ओवर 80% ऑफ इट्स ऑयल, ओवरऑल ऑयल का 18 इंडिया 80% इम्पोर्ट करता है अदर कंट्री से। इन्फ्लेशन, हायर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट उस इन्फ्लेशन। Current account deficit, as the import bill rises, more foreign exchange leaves the country, widening the deficit. Rupee depreciation, increased demand for dollars to pay for expensive oil weakens the rupee against the dollar। Question number 19, with reference to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statement। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम फॉर 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टीवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जो प्रीमियम होता है वो खरीफ, रबी एंड जायद के लिए डिफरेंट होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Statement 2, this scheme cover post-harvest losses arising out of cyclone and unseasonal rain। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो भी लॉस होता है स्पेशली साइक्लोन या अनसीजनल रेन की वजह से जो भी लॉस होते हैं इस स्कीम के अंदर उस लॉस को कवर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। Why statement 1 is incorrect? Because the premium is not uniform for any crop. It is 2% for Kharif, 1.5% for Rabi, and 5% for commercial horticulture crops. Why statement 2 is correct? It specifically provides coverage for post-harvest losses for up to 14 days from harvesting due to specific perils like cyclone। More about the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, launched in 2016, is India's flagship crop insurance scheme। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक इंडिया का फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में 2016 में लॉन्च किया गया था। एज ऑफ अप्रैल 2026 द स्कीम हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट अपडेट्स, मेजर अपडेट्स फॉर खरीफ 2026 खरीफ से रिलेटेड इसके अंदर मेजर अपडेट्स किए गए हैं।
Government has introduced a revised framework to be rolled out starting from the Kharif 2026 season. Key changes include wild animals attack coverage. For the first time, crop loss due to wild animal attack, for example, elephant, wild boar, nilgai, has been included as a distinct add-on cover under the localized risk. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कंपेंसेशन के अंदर फर्स्ट टाइम कोई भी क्रॉप लॉस अगर विल्ड एनिमल अटैक की वजह से होता है, सच एज एलिफेंट की वजह से, विल्ड बोर की वजह से, नीलगाय की वजह से, देन गवर्नमेंट कंपेंसेट इसके अंडर कर सकती है। स्टेट मस्ट नोटिफाई स्पेसिफिक वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड एनिमल टाइप ऑफ दिस टू अप्लाई। कोई भी स्टेट चाहे तो किसी डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिक वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकता है, स्पेशली जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एनिमल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। Next, paddy inundation restored. Protection against paddy inundation, which was removed in 2018, has been reinstated as a localized calamity cover. 72-hour reporting. To qualify for a localized claim, farmers must report losses within 72 hours via the crop insurance app accompanied by a geotagged photo. Bharat Vistar, a new multilingual AI platform launched in 2026-27 budget to integrate digital tools, helping farmers track policy status and receive customized advisories. Budgetary allocation. In the Union Budget 2026-27, the scheme received a steady allocation despite fluctuations in previous years. यूनियन बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम को मैसिव एलोकेशन हुआ है, एलोकेशन ऑफ रुपीज 12,400 करोड़। स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट क्लैरिफाइड इन पार्लियामेंट इन मार्च 2026 that there is no reduction in the budget compared to the 2025-26 estimate, asserting that the scheme remains demand driven. Total claims paid since its inception, the scheme has cleared claims exceeding rupees 1.90 lakh crore, providing a critical safety net for approximately 4.19 crore farmers as of 2024-25 data. Core feature and premium structure. The scheme continued to operate with a low premium model to encourage high enrollment among small and marginal farmers. खरीफ क्रॉप के लिए 2.0%, रबी क्रॉप के लिए 1.5%, कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर के लिए 5%, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट के लिए 0%। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, to speed up claim settlement, a frequent point of friction, the ministry has landed heavily into tech-driven estimation. YesTech, yield estimation system based on technology, winds, weather information network and data system, कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन 14447। की स्टेटिस्टिक्स, फार्मर एनरोलमेंट अब यहाँ पर बढ़ रहा है, इसके अंदर नॉन लोन फार्मर्स को भी यहाँ पर कंपेंसेट किया गया है लास्ट ईयर में। क्वेश्चन नंबर 20, with reference to service area approach, which of the following is implemented under? सर्विस एरिया अप्रोच किसके अंडर इम्प्लीमेंट किया गया? करेक्ट आंसर इज बी, लीड बैंक स्कीम। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 एज पार्ट ऑफ द लीड बैंक स्कीम। सर्विस एरिया अप्रोच 1989 में लीड बैंक स्कीम के पार्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अंडर SAA, each semi-urban and rural bank branch is assigned a specific service area group of villages to ensure organized and planned credit disbursement to the rural sector. Question number 21. Global Financial Stability Report is prepared by, correct answer is B, International Monetary Fund, IMF के द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। सो लेट्स discuss in detail. The IMF releases Global Financial Stability Report twice a year. It focuses on the health of the global financial system and potential risk to financial stability. Question number 22. With reference to the Asian Infrastructure Investment Bank, consider the following statement. Statement 1. Asian Infrastructure Investment Bank has more than 80 member nations. This is correct because present में इसके more than 80 members, about 111 members something है. This is correct. India is the largest shareholder in AIIB. This is wrong because China is the largest shareholder है. AIIB does not have any member from outside Asia. This is wrong because outside Asia से भी multiple members हैं इसके अंदर. So correct answer is A. Only one statement correct है. Why statement 1 is correct?
As of 2018, AIIB has grown to over 80 members, currently more than 100. Statement 2 is incorrect. China is the largest shareholder. India is the second largest. Statement 3 incorrect. It has many non-regional members from Europe, Africa, and South America. So thanks for watching this video.